हेलो, नमस्कार, आदाब, राधे राधे। मैं अमन सर आपके सामने उपस्थित हो चुका हूँ साइंस का बेहतरीन सेशन लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपको बता दें कि जो हम पढ़ाए हैं उसी में से कुछ क्वेश्चन और PYQ क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके इंटीग्रेट के एग्जाम में खासकर पूछे गए हैं और कुछ अपने तरफ से भी क्वेश्चन को ऐड किया गया है। ठीक है, तो चलिए आइए क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इधर आपको सूची फर्स्ट दी गई है और इधर आपको सूची सेकंड दी गई है। यहां पर आपको सूची फर्स्ट में कुछ उपकरण दिए गए हैं और सूची सेकंड में उन उपकरणों के कार्य दिए गए हैं। इनका मिलान करके सही विकल्प को क्या करना है, चुनना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए, ये जो यहां पर फैथोमीटर है ना, फैथोमीटर क्या करता है, तो यह समुद्र की गहराई को मापता है, समुद्र की गहराई को मापता है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ए ऑप्शन मतलब ए का चौथा सही है, ए का चौथा सही है। बैरोमीटर क्या करता है भैया, बैरोमीटर यह वायुमंडलीय दाब को मापता है, यानी बी का पहला सही हो जाएगा, बी का पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाइग्रोमीटर क्या करता है, यह वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है, यानी सी का क्या हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा। और अल्टीमीटर क्या करता है, यह ऊंचाई को मापता है, ऊंचाई को मापता है, यानी डी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो जिस विकल्प में आपको फोर्थ फिफ्थ फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड देगा वही आपका हो जाएगा, यानी फोर्थ फर्स्ट उसके बाद सेकंड थर्ड। तो आपका ए ऑप्शन में ही दिया गया है और ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कहा जा रहा है कि एक अश्वशक्ति निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? क्या 746 वाट के, क्या 10 की घात 3 वाट के, क्या 10 की घात 6 वाट के, या फिर 10 की घात 7 वाट के। ठीक है, तो जो अश्वशक्ति होती है भैया, वास्तव में यह शक्ति का क्या है, यह शक्ति का मात्रक है। ठीक है, शक्ति का क्या है, मात्रक। शक्ति बराबर क्या होता है भैया, कार्य बटे समय होता है, कार्य बटे क्या होता है, समय होता है। ठीक है, और आपको बता दें कि अगर शक्ति का मात्रक देखें तो जूल प्रति सेकंड होता है, और जूल प्रति सेकंड को आप क्या बोलते हैं, आप वाट भी कहते हैं, आप क्या कहते हैं, वाट। और आपको बता दें कि अश्वशक्ति का मतलब हार्स पावर होता है, एचपी होता है, और एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट होता है, 746 वाट होता है। और आप देख चुके होंगे कि आपको विकल्प मिल चुका होगा, एक हार्स पावर यानी अश्वशक्ति जो होती है 746 वाट के बराबर होती है, और आपका पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कार्य करने की दर को आप क्या बोलते हैं, शक्ति कहते हैं, और शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकंड या वाट होता है, और एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, 746 वाट होता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कहा जा रहा है कि एक जेट इंजन की कार्य प्रणाली निम्न के संरक्षण पर निर्भर करती है। क्या द्रव्यमान संरक्षण पर निर्भर करती है, ऊर्जा संरक्षण पर निर्भर करती है, रेखीय संवेग संरक्षण पर निर्भर करती है, कोणीय संवेग संरक्षण पर निर्भर करती है? तो चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो यहाँ जेट इंजन की बात हो रही है, जेट इंजन की बात हो रही है भैया। तो जेट इंजन की बात हो रही है ना, तो यह जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, और इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा,
ऑप्शन सी यानी तीसरे का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरे का सी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहा जा रहा है कि वायुयान कार्य करता है। वायुयान कार्य करता है, यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है क्या? पास्कल के नियम पर काम करता है क्या? स्टोक के नियम पर काम करता है क्या? बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है? कौन? चलिए तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन चुनकर आप कमेंट में छापेंगे। आपको बता दें कि जो वायुयान है, जो एरोप्लेन होती है, ये किस पर काम करती है? तो यह बर्नौली के सिद्धांत पर काम करती है। किसके सिद्धांत पर काम करती है भैया? बर्नौली के सिद्धांत पर काम करती है। बर्नौली के सिद्धांत पर काम करती है। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बर्नौली का सिद्धांत ये कहता है कि जब वेग अधिक होगा, जब वेग क्या होगा? वेग अधिक होगा। जब वेग अधिक होगा, अधिक होगा, जब वेग क्या होगा? अधिक होगा, अधिक होगा, तो आपको बता दें दाब क्या होगा? कम लगेगा। जब वेग अधिक होगा तो दाब क्या होगा? कम लगेगा। आपको बता दें कि जो एरोप्लेन होते हैं उनके पंखों के ऊपर वेग अधिक होने के कारण दाब क्या होता है? कम होता है। और नीचे वेग कम होने के कारण दाब क्या होता है? दाब अधिक होता है, जिसके कारण एरोप्लेन क्या करने लगती है? उड़ने लगती है। और यह सिद्धांत किसका है भैया? तो बर्नौली का सिद्धांत है। बर्नौली का सिद्धांत है। ठीक है, इन्होंने ही बैरोमीटर बनाया था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ही रहा। कहा जा रहा है कि लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट नियत गति से ऊपर जाती है। डी कह रहा है कि नीचे की ओर त्वरित होती है। सी कह रहा है कि नियत वेग से नीचे जाती है। और डी कह रहा है कि ऊपर की ओर त्वरित होती है। अगर आप लिफ्ट में बैठे होंगे, लिफ्ट में बैठने का मतलब अगर जो लिफ्ट से आप किसी मॉल वगैरह में गए होंगे, लिफ्ट से किसी फ्लोर पर, तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है ना, तो आपका भार बढ़ा हुआ महसूस होता है। बढ़ा हुआ महसूस होता है। ठीक है, तो जब बढ़ा हुआ महसूस होता है, तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो आपका भार बढ़ा हुआ महसूस होगा। और जब बढ़ा हुआ महसूस होगा तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी पांचवें का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पांचवें का क्या हो जाएगा भैया? डी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक गुण समुद्र में गहराई के साथ बढ़ता है? गहराई के साथ बढ़ता है। क्या गुरुत्वाकर्षण है? क्या दाब है? तापक्रम है? उत्प्लावन है? आपको बता दें कि समुद्र में जब गहराई पर आप जाएंगे, समुद्र में जब आप गहराई पर जाएंगे तो जो दाब होता है, दाब, दाब क्या होता है? दाब बढ़ता है। दाब क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, दाब बढ़ता है। और जब दाब बढ़ता है तो यही इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा। सही विकल्प हो जाएगा। यानी दाब क्या होता है? बढ़ता है समुद्र, समुद्र में गहराई पर जाने पर। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहा जा रहा है कि सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। सोनार, सोनार की बात कर रहा है। सोनार, सोनार, सोनार का मतलब साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग या समुद्र के अंदर किसी वस्तु का पता लगाने के लिए किया जाता है। यहां से प्रश्रव्य तरंगे छोड़ी जाती है। तो कुल मिला के जो सोनार है, इसका अधिकांशतः प्रयोग कौन करते हैं? क्या अंतरिक्ष यात्री करते हैं? ना, ना, डॉक्टर द्वारा करते हैं। क्या डॉक्टर क्या करेंगे भाई? इसका इंजीनियर द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। यही विकल्प हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी सातवें का डी ऑप्शन होगा। अधिकतर नौ संचालक ही सोनार का प्रयोग करते हैं। साउंड, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग का प्रयोग करते हैं। खासकर इसका प्रयोग वस्तुओं को समुद्र के अंदर
ढूंढने के लिए किया जाता है, समुद्र की गहराई में किसी वस्तु को ढूंढने के लिए किया जाता है, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया। आइए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर के लिए सबसे अधिक घातक है। कहा जा रहा है कि कौन सा मानव शरीर के लिए सबसे अधिक घातक है। क्या यह सूक्ष्म तरंगे हैं, क्या पराबैंगनी तरंगे हैं, क्या अवरक्त हैं, गामा किरणें हैं। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो गामा किरणें होती है ना, इनकी चाल बहुत अधिक होती है और यह कोशिकाओं को क्या कर देती है, आयनाइज कर देती है, और यही मानव के लिए सर्वाधिक क्या है, घातक है, यानी गामा किरणें। गामा किरणें इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। गामा किरणें इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भैया, सही जवाब हो जाएगा, ठीक ना। आपको बता दें कि जो गामा किरण है ना, इसकी वजह से क्या क्या होता है, तो आपको बता दें कि ठीक है। चलिए, तो ये क्या करते हैं, कोशिकाओं को, डीएनए को क्षति पहुंचाती हैं, ठीक ना। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। आपको बता दें कि जो इंफ्रारेड है ना, इनका प्रयोग कोहरे में फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। फोटोग्राफी के लिए किया जाता है, कोहरे में फोटोग्राफी के लिए किया जाता है, फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। और आपको बता दें कोहरे में फोटोग्राफी के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ जो रिमोट होता है ना, रिमोट में भी इसका प्रयोग करता है, ठीक है। पराबैंगनी किरणें जो होती हैं, ठीक है, इनकी वजह से त्वचा कैंसर हो सकता है। क्या हो सकता है भैया, त्वचा कैंसर हो सकता है। इनकी वजह से मोतियाबिंद हो सकता है, इनकी वजह से त्वचा कैंसर हो सकता है, इनकी वजह से मोतियाबिंद हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, मोतियाबिंद हो सकता है, ठीक है। त्वचा कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। कहा जा रहा है कि लेजर के उपयोग से वायुमंडल के प्रदूषण को नापने की तकनीक कहलाती है। क्या आप रडार कहते हैं क्या, ये रडार, ये दूसरी चीज है भैया, लीडार कहते हैं क्या, या फिर साइस्मोग्राफी बोलते हैं क्या, या फिर पॉलीग्राफी बोलते हैं क्या। तो आपको बता दें कि लेजर के उपयोग से वायुमंडल के प्रदूषण को नापने की जो तकनीक है, इस तकनीक को आप लीडार कहते हैं। इस तकनीक को आप क्या बोलते हैं भैया, इस तकनीक को आप लीडार कहते हैं, ठीक ना, लीडार। और लीडार ही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। लीडार का मतलब क्या होता है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, रेंजिंग, ठीक है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कहा जा रहा है कि संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से ही भ्रमण करते रहते हैं, स्थिर रहते हैं, भू स्थिर रहते हैं, अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब आप देने की कोशिश करेंगे कि जो संचार उपग्रह होते हैं ये क्या करते हैं। तो आपको बता दें कि जो संचार ग्रह होते हैं ये भू स्थिर होते हैं, जो स्टेशनरी होते हैं भू स्थिर होते हैं, और भू स्थिर होते हैं। तो इस 10वां का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया, जो लोग भी जुड़े हैं आप ऑप्शन देने की कोशिश करिए। आपके सामने एक क्वेश्चन लग चुका है भाई। कहा जा रहा है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, कहाँ होता है, निर्वात में होता है क्या, पानी में होता है क्या, स्टील में होता है क्या, हवा में होता है क्या। चलिए आप इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तब तक हम काम करते हैं, ठीक है। आपको बता दें कि जो ध्वनि है ना, ध्वनि एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसी तरंग है भैया, अनुदैर्घ्य तरंग है। और अनुदैर्घ्य तरंग है तो आपको बता दें कि जब अनुदैर्घ्य तरंग है
तो इसको गमन करने के लिए, इसको गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। और जब माध्यम की आवश्यकता होती है तो इसकी जो चाल होती है ठोस में सबसे अधिक होती है, उससे कम कहाँ होती है? द्रव में होती है। और सबसे कम कहाँ होती है? गैस में होती है। वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या होती है? चाल होती है। आपको बता दें कि अनुदैर्घ्य तरंग है ध्वनि, तो यह निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। जब निर्वात में गमन नहीं कर सकती है तो आपको बता दें कि निर्वात तो पहले ही गया, खत्म। ठीक है, पानी, स्टील, हवा, हवा गैस है, इसमें कम होगा, पानी से कम होगा, स्टील में सबसे अधिक होगा, यानी सबसे अधिक होगा ध्वनि का वेग ऑप्शन सी स्टील में। ठीक है, ऑप्शन सी स्टील में। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता। कारण आर कह रहा है कि ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अभी आपने देखा कि जो ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्घ्य होती है, तो अनुदैर्घ्य होती है तो अनुप्रस्थ कहां से आ जाएगा? ये तो खत्म, ये नहीं होगा, कारण गलत है। ठीक है, ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता है। बिल्कुल, ध्रुवण की घटना प्रकाश में होती है, न कि ध्वनि में। और जब ध्वनि में नहीं होती है तो इसका मतलब कथन तो सही है, लेकिन कारण क्या है? गलत है। और जब कथन सही है यानी ए सत्य है, परंतु आर क्या है? असत्य है। और यही आपका इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही विकल्प हो जाएगा क्या भैया? सी हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस, समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस है, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। इस युग्म का व्यवहार होगा अभिसारी लेंस की तरह, अपसारी लेंस की भांति, कांच की समतल चादर की भांति, दर्पण की भांति। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो आपको बता दें कि आप इसे, यह कैसा व्यवहार करेगा? तो कांच की समतल चादर की भांति व्यवहार करेगा। कांच की समतल चादर की तरह क्या करेगा? व्यवहार करेगा। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही क्या हो जाएगा? विकल्प ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि फ्लिंट कांच की एक छड़ जब कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोई जाती है तो प्रायः अदृश्य हो जाती है। बताइए, बहुत बड़ी बात है। फ्लिंट कांच की एक छड़ जब कार्बन डाइसल्फाइड में डुबोई जाती है तो प्रायः अदृश्य हो जाती है, क्योंकि फ्लिंट कांच कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक वही है जो कार्बन डाइसल्फाइड का है। और सी कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और डी कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ठीक है, तो आपको बता दें कि यहां पर अदृश्य हो जाती है, तो इसलिए अदृश्य हो जाती है क्योंकि यहां पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। यहां पर क्या हो जाता है भैया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी 14 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। बिजली का सबसे उत्तम चालक निम्नलिखित में से कौन है? बिजली का सबसे उत्तम चालक निम्नलिखित में से कौन है? आप बताएंगे मेरे भाई। क्या शुद्ध जल है, समुद्री जल है, सूखी लकड़ी है, प्लास्टिक है? ठीक है, अब देखिए आपको बता दें। ठीक है, जो शुद्ध जल है ना, इसकी पीएच वैल्यू, इसकी जो पीएच वैल्यू होती है कितनी होती है? 7। और 7 तो होगी तो जाहिर सी बात है कि ये कैसा होगा? उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन होगा। और जब उदासीन होगा भैया, जब उदासीन होगा तो इसका मतलब कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। और जब मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये नहीं है तो क्या इसमें इलेक्ट्रिक फ्लो होगी? नहीं होगी। काटिए इसको। ठीक है, समुद्री जल, समुद्री जल में भैया NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। MgCl2 होता है, MgCl2 होता है। सोडियम सल्फेट होता है, Na। मैग्नीशियम सल्फेट होता है, क्या होता है? MgSO4।
MgSO4 होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। आपको बता दें कि सोडियम क्लोराइड होने की वजह से यहाँ पर आयनिक अवस्था बनेगी, और यह जो होगा सुचालक होगा। क्या होगा? बिजली का सबसे उत्तम क्या होगा? चालक होगा। सूखी लकड़ी नहीं, काट दीजिए, प्लास्टिक नहीं। ठीक है, तो 15 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक ना? चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आपको बता दें कि जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, इनकी संख्या, ज्ञात संख्या कितनी है? 118 है। अब इसमें से कुछ क्या है भैया? धातु हैं। इसमें से कुछ क्या है? धातु हैं, मेटल हैं। इसमें से कुछ क्या है? कुछ अधातु हैं, नॉन मेटल हैं। कुछ अधातु हैं, नॉन मेटल हैं, और कुछ क्या है? उपधातु हैं। उपधातु हैं। क्या है भैया? उपधातु हैं। उपधातु हैं यानी मेटलॉइड हैं। इन्हें अर्धचालक भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है भैया? इनको अर्धचालक भी कहा जाता है। इनको अर्धचालक भी कहा जाता है, सेमीकंडक्टर भी कहा जाता है, अर्धचालक भी कहा जाता है। कारण क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर पर यह अधातु जैसी व्यवहार करेंगी, जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ये धातु जैसी व्यवहार करेंगी। और धातुओं की क्वालिटी ये होती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, यानी जैसे ही इसमें इसका ताप बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा। इसका मतलब कि इसकी प्रतिरोधकता क्या हो गई? घट गई। और चालकता क्या हो गई? बढ़ गई। यानी प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। और जैसे ही प्रतिरोध घटेगा तो चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा। 16 का ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। 16 का ए ऑप्शन सही होगा। पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, बहुत ही दमदार तरीके से, बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही मजेदार, टू द पॉइंट पढ़ाता हूं। ठीक है, हाँ। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? देखिए वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? यानी ताप बढ़ाएंगे चालकता बढ़ेगी, ताप घटाएंगे चालकता घटेगी। ठीक है, तो वो क्या है भैया? अर्धचालकें तो होती है ना, उपधातुएं तो होती है ना। तावा धातु है, धातु है। जर्मेनियम, जर्मेनियम क्या है? उपधातु है, और यही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या है? लोहा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एंट्रॉपी के संदर्भ में जब तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तंत्र की एंट्रॉपी बढ़ती है, तंत्र की एंट्रॉपी घटती है। ठीक है, एंट्रॉपी का मतलब समझिएगा अव्यवस्था। आपको बता दें कि जो एंट्रॉपी होती है, एंट्रॉपी, जो एंट्रॉपी होती है ये ऊर्जा के प्रोपोर्शनल होती है। ये ऊर्जा के क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। एंट्रॉपी बढ़ाएंगे ऊर्जा बढ़ेगी, एंट्रॉपी बढ़ाएंगे तो ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। एंट्रॉपी घटाएंगे ऊर्जा घटेगी। ठीक है, ऊर्जा घटेगी। अब यहां पर कहा जा रहा है क्या? तंत्र की एंट्रॉपी बढ़ती है। जब एंट्रॉपी बढ़ती है तो ऊर्जा भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब ऊर्जा बढ़ जाएगी, ऊर्जा बढ़ जाएगी, बढ़ती है, तो नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। ठीक है, अच्छा, ऊर्जा बढ़ती है। हाँ, तो जब ऊर्जा बढ़ती है तो इसका मतलब एंट्रॉपी क्या होती है? बढ़ती है। यानी ए इसका केवल पहला क्या है? सही है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है भैया? 28 जनवरी को, 28 फरवरी को, 28 मार्च को, 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को। आपको बता दें कि फादर ऑफ इंडियन फिजिक्स किसे कहा जाता है? ठीक है, फादर ऑफ इंडियन फिजिक्स किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन फिजिक्स कहा जाता है, ये ठीक है, सीवी रमन को कहा जाता है। सीवी रमन को कहा जाता है, सीवी रमन को। और सीवी रमन ने 28 फरवरी, कब भैया? 28 फरवरी 1928 को रमन प्रभाव के बारे में बताया था। रमन प्रभाव के बारे में क्या किया था? बताया था। प्रभाव के बारे में बताया था, रमन प्रभाव के बारे में बताया था। और इसके लिए
ठीक है, इस प्रतिभा के धनी व्यक्ति को 10 दिसंबर 1930 को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। भौतिकी का क्या मिला भैया? नोबेल पुरस्कार मिला। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। और जब भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला कब? 10 दिसंबर को। लेकिन आपको बता दें कि 28 फरवरी को इन्होंने क्या किया था? रमन प्रभाव के बारे में बताया था। और यही कारण है कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और जब राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यानी 19 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 19 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और आपके सामने बहुत ही बेहतरीन। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? शुष्क बर्फ यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं क्या? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं क्या? ठोस हाइड्रोजन सल्फाइड को, पेरोक्साइड को कहते हैं क्या? निर्जलीकृत बर्फ को कहते हैं, या फिर 273 केल्विन पर बर्फ को कहते हैं क्या? तो आपको बता दें कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है क्या भैया? शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। यानी 20 का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, कहा जा रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि जो पानी का घनत्व होता है किस पर अधिकतम होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है क्या? 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, -4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो आपको बता दें कि जो पानी का घनत्व होता है, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है भैया? अधिक। 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या? अधिक। और आयतन क्या होता है? आयतन न्यूनतम होता है। आयतन क्या होता है भैया? न्यूनतम होता है। और जब आयतन न्यूनतम होता है तो आपको पता चल चुका होगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छे। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करे कि पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता होती है। ठीक है, ये लघुत्तम कण की बात कर रहा है। ठीक है, पदार्थ का लघुत्तम कण जिसमें मुक्त अस्तित्व की क्षमता रखती है, क्या है भैया? क्या यह इलेक्ट्रॉन है क्या? क्या यह परमाणु है क्या? क्या परमाणु है क्या? क्या अणु है क्या? क्या न्यूट्रॉन है? बोलिए। ठीक है, तो आपको बता दें कि मुक्त अस्तित्व की क्षमता हो वो कौन है भैया? तो वो अणु है। कौन है? अणु है। और 22 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 22 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ना? चलिए आइए अगले क्वेश्चन का बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समस्थानिक रखते हैं। क्या? समान परमाणु क्रमांक, समान द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक, समान अवगाद्रो संख्या, समान द्रव्यमान संख्या। समस्थानिक रखते हैं। समस्थानिक का मतलब आइसोटोप। आपको बता दें कि जो समस्थानिक होते हैं भैया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई तत्व है, इनका जो नीचे वाला होता है ना, उसे जेड बोलते हैं, ऊपर वाले को ए बोलते हैं। ऊपर वाला परमाणु भार कहलाता है। परमाणु भार कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? परमाणु भार कहलाता है। और नीचे वाले को आप परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। और जो परमाणु भार होता है ना, इसे द्रव्यमान संख्या भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है। और आपको बता दें कि जो द्रव्यमान संख्या है, इधर की बात कर रहे हैं। किसकी? इधर की बात कर रहे हैं। तो इसमें प्रोटॉन होते हैं और प्लस क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। और जो परमाणु क्रमांक होते हैं, इसमें प्रोटॉन होते हैं। कौन होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं?
उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब परमाणु क्रमांक क्या होगा, परमाणु क्रमांक समान होता है तो उसे समस्थानिक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं भैया, समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक, समधन स्थान धन इक, समधन स्थान धन इक। स्थान कहाँ होता है, नीचे। सम का मतलब समान, स्थान यानी नीचे वाला, इक मतलब वाला, वही समस्थानिक। ठीक है, तो जब परमाणु क्रमांक समान होगा, जब किन्हीं तत्वों के परमाणु क्रमांक समान हो तो उसे क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। और जब परमाणु भार समान हो तो उसे आप क्या बोलते हैं, समभारिक। समभारिक, समभारिक, समभारिक। और समभारिक का मतलब आइसोबार्स, सम भार धन इक। सम का मतलब समान, भार का मतलब, और भार कहाँ होता है, ऊपर। ऊपर वाला जब समान हो तो समभारिक, और नीचे वाला समान हो तो समस्थानिक। यानी परमाणु क्रमांक क्या होगा, समान होता है। और इस क्वेश्चन का सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी 23 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 23 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। या कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही चुनिए, उत्तर चुनिए। चलिए चुन लीजिए भाई। इधर आप देख रहे हैं कि इधर सूची फर्स्ट है जिसमें द्रव दिए गए हैं, और सूची सेकंड में आपको इनका पीएच मान दिया गया है। ठीक है, हाँ, हाय विकास, विकास बिंद बाबू, हाय बोलिए। ठीक है, चलिए देखिए, एक तरफ सूची फर्स्ट में आपको द्रव दिया गया है, सूची सेकंड में आपको पीएच मान दिया गया है। ठीक है, चलिए इधर आपको द्रव दिए गए हैं और इधर उनकी पीएच वैल्यू दी गई है। सही मिलान करना होगा, सही मिलान किया करना होगा। तो आपको बता दें कि कुछ मान लीजिए कि द्रव है। ठीक है, द्रव, जिस द्रव का पीएच मान, जिस द्रव का पीएच मान 7 के बराबर होता है वह क्या होता है भैया, उदासीन होता है। उदासीन होता है, और उदासीन का मतलब न्यूट्रल होता है। इसका मतलब कि इसमें जितने क्षार हैं उतने ही क्या है, अम्ल हैं। जितने क्षार हैं उतने ही क्या है, अम्ल हैं। जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो अम्ल होते हैं। वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, एसिड होते हैं, तेजाब होते हैं। जिनका पीएच मान 7 से ऊपर होता है वो क्या होते हैं, क्षार होते हैं। क्या होते हैं, क्षार होते हैं। अब ये जो अम्ल और क्षार की जो रेंज होती है 0 से लेकर 14 तक चलती है, 0 से लेकर 14 तक होती है, और बिल्कुल मध्य में क्या होता है, 7 होता है, 7 होता है। अब इसे बोलते हैं क्या, पीएच मान। क्या बोलते हैं, पीएच मान। तो आपको बता दें कि जो अम्ल हैं उनका पीएच मान 7 से क्या होगा, कम होगा। जब 7 से कम होगा तो ए का कौन सा हो जाएगा, ए का सेकंड हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। क्षार जो होते हैं इनका पीएच मान जो होता है 7 से अधिक होता है, यानी बी का क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। और शुद्ध जल जो होता है, आशुद्ध जल होता है, इसकी पीएच वैल्यू जो होती है 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। यानी सी का क्या हो जाएगा, सी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का फर्स्ट। और जो दूध होता है, दूध का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है भैया, वो 6.6 या फिर 6.5 होता है। ठीक है, यानी भैया जो दूध पिएगा अच्छे अच्छों का छक्का छुड़ा देगा, अच्छे अच्छों का छक्का छुड़ा देगा। छक्का छुड़ाने से समझिएगा 6.6, लगभग 6.6 के आसपास होता है। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में 2 4 1 3 दिया गया होगा, 2 4 1 3 दिया गया होगा, 2 4 1 3 यही ऑप्शन में तो है, और इस तरीके से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक ना, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ये सूची फर्स्ट में आपको कुछ तत्व दिए गए हैं जैसे हीरा, संगमरमर, बालू, स्नेहक। ठीक है, और इधर आपको दिए गए हैं कुछ तत्व जैसे कैल्शियम, सिलिकॉन, ग्रेफाइट, कार्बन। अब आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करके आपको सही विकल्प चुनना है, सही विकल्प चुनना है। अब चलिए चुन लीजिए। हीरा के पास जाएंगे, आपको अच्छे से पता है कि हीरा क्या है, कार्बन का अपरूप है, यानी ए का क्या हो जाएगा, 4। संगमरमर के पास जाएंगे तो संगमरमर है क्या, संगमरमर है क्या, तो संगमरमर भैया ये है क्या, कैल्शियम। क्या है,
कैल्शियम है, यानी बी का क्या हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। बालू की बात करें, बालू की बात करें तो जो बालू है ना ये सिलिकॉन होता है, यानी सी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। और स्नेहक जो है, स्नेहक किससे बनाया जाता है, तो आप स्नेहक बनाते हैं भैया ग्रेफाइट से बनाते हैं, लुब्रिकेंट जिसे बोलते हैं, ग्रीस टाइप का, ठीक है। यानी डी का क्या हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा, यानी 4 1 2 3, 4 1 2 3, यानी ए का 4, और आपको बता दे बी का 1, बी का 1, ए का 4 बी का 1, बी ऑप्शन ही तो होगा, बी ऑप्शन तो होगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको बता दें कि अगर जो आप डी का जानते होंगे, डी का जानते होंगे तो भी आप लगा सकते थे, क्योंकि डी का 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है और आप लगा सकते थे, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, ठीक है। चलिए यहां पर फ्रियान की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है भैया, फ्रियान की बात कर रहा है। फ्रियान, वाटर गैस, रॉकेट ईंधन, टांका। इधर दिया गया सूची सेकंड में द्रव हाइड्रोजन, टीन तथा लेड, प्रशीतक, हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए इसका मिलान करके सही ऑप्शन आपको चुनना है ना, ठीक है, चुन लीजिए, चुन लीजिए। देखिए कैसे चुनना है, चुन बाबा चुन, प्यार की धुन वाला ना, ऐसा कुछ गाना था क्या, होगा। चलिए फ्रियान की बात करें तो जो फ्रियान है भैया, फ्रियान यह किसके रूप में, प्रशीतक के रूप में काम करता है, यानी ए का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। वाटर गैस, वाटर गैस जो होता है हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड से बनता है, यानी बी का क्या हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, यानी H2 प्लस CO, ठीक है, हाँ बी का 4 हो जाएगा, वाटर गैस हो गया। रॉकेट ईंधन जो होता है द्रव हाइड्रोजन से बनता है, यानी सी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और टांका जो है यह टीन और लेड से बनती है टांका, तो डी का क्या हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 34 12, 34 12 किसमें दिख रहा है भैया, तो 34 12 दिख रहा है आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए बड़ा अच्छा, आइए कहा रहा है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, ए किससे बनती है, आयरन क्रोमियम एवं निकिल से, आयरन एल्युमिनियम निकिल से, कॉपर एल्युमिनियम आयरन जिंक निकिल से। तो आपको बता दें कि स्टेनलेस स्टील, इसको धब्बा रहित स्टील बोलते हैं, धब्बा रहित स्टील बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, धब्बा रहित स्टील बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन होता है, तो आयरन होता है, बिल्कुल सही, क्रोमियम होता है, निकिल होता है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए बहुत बढ़िया, आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पीतल के अवयव हैं, पीतल के अवयव हैं। तो पीतल के अवयव, पीतल का मतलब समझिएगा, आप जानते हैं ना, पिताजी, ठीक है, पिताजी, और पिताजी का मतलब क्या हुआ, पी का मतलब हो जाएगा क्या, पीतल, पीतल। और पीतल में कौन कौन होता है भैया, तो तांबा होता है, तांबा होता है, और क्या होता है, जिंक होता है, तांबा होता है और क्या होता है, जिंक होता है, ठीक है, तांबा जिंक, तांबा जिंक। और जिंक को आप जस्ता भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिंक को आप जस्ता भी बोलते हैं, जस्ता बोलते हैं। और आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, जस्ता और तांबा, जस्ता और तांबा से बनता है क्या, पीतल। और पीतल नगरी किसको कहा जाता है भैया, मुरादाबाद को कहा जाता है। चलिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक तरफ है और एक तरफ क्या है, सूची सेकंड है। मत्स्य पालन, मत्स्य पालन में क्या करते हैं भैया, इतना साफ सुथरा कोई देता है क्या, ए का 4 हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पीसी कल्चर दे देता तो क्या हो जाता। फूलों की खेती, फूलों की खेती को आप क्या बोलते हैं भैया, फ्लोरी कल्चर बोलते हैं फूलों की खेती। इतना साफ कौन देता है, बी का क्या हो जाएगा, 3,
बी का क्या हो जाएगा 3। रेशम के कीड़ों का पालन भैया रेशम, ठीक है, इतना सा आप कौन दे देता है, सी का 1 हो जाएगा। और अंगूर की खेती में आप क्या करेंगे भैया, अंगूर की खेती ये तो करेंगे ना, तो डी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको आपको देना चाहिए था क्या, इसे आपको कहना चाहिए क्या पीसी कल्चर, क्या कहना चाहिए था, पीसी कल्चर कहना चाहिए था, पीसी कल्चर आपको कहना चाहिए था। इसे आपको फ्लोरिकल्चर कहना चाहिए था, फ्लोरिकल्चर कहना चाहिए था, ठीक है। इसको आपको सेरिकल्चर कहना चाहिए था, सेरिकल्चर कहना चाहिए था, ठीक है। और इसे आपको बीटी कल्चर कहना चाहिए था, ठीक है, कल्चर। तब तो बच्चे कंफ्यूज होंगे, आप साफ साफ दे दोगे तो कोई भी निकाल के चला जाएगा, ठीक है। हाँ, इतना साफ सुथरा कौन देता है। कुल मिला के इसका 43/12 क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 43/12, यानी ऑप्शन डी में है, और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, क्या गुणसूत्र कहते हैं, क्या डीएनए कहते हैं, क्या जीन कहते हैं, क्या केंद्रक कहते हैं, क्या। तो आपको बता दें कि आनुवंशिकता की इकाई किसे कहते हैं, आप जीन को कहते हैं। किसको कहते हैं भैया, जीन को कहते हैं। आइए, ठीक है, तो आज बस इतना ही क्लास रहने देंगे, इसके आगे हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। आपके सामने ये 31 नंबर क्वेश्चन लगा हुआ है, इस क्वेश्चन का आप सही जवाब देकर बताइएगा कि इसमें से कौन मछली नहीं है, इसमें से कौन मछली नहीं है। फिश फिश फिश, सब में फिश तो लगा है, एक में किस भी लगा है, लेकिन आप इसको फिश ही पढ़िएगा और आप बताइएगा कि ये कौन जो है जिसमें वास्तविक मछली नहीं है, वास्तविक मछली नहीं है। तो ये बात आप कमेंट में, ठीक है, छापेंगे, जो भी देख रहे हैं अभी वो भी, और जो बाद में देखेंगे वो भी, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।